हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में। स्थिति के अंदर हमने देखा था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, और उसके बाद विस्तार के अंदर देखा था राजस्थान के विस्तार के अंदर आकार, राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान की किस किस के साथ सीमा लगती है और कितनी कितनी लगती है, ये भी हमने देखा था अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संबंध में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है इसकी जानकारी हम देखेंगे, और उन भौतिक प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी हम जानेंगे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, पिछली क्लासों के अंदर आपके बहुत ही अच्छे रिव्यू मिले मेरे को, जो मेरे को मोटिवेशन दे रहा है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर सबसे पहले वीसी मिश्रा करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा था। इनकी एक पुस्तक थी जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान के अंदर इन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था वीसी मिश्रा ने। लेकिन अपन भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में जो बांटेंगे उसके अनुसार ही अपन अध्ययन करेंगे। कभी पूछ भी ले वीसी मिश्रा के बारे में कि इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था और कौन सी पुस्तक के अंदर इनका ये वर्णन मिलता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन से भौतिक प्रदेशों के इन दोनों ने बांटा था। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उत्तर वाले भाग के अंदर गंगानगर वाले भाग के अंदर नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, और ये कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश आपके जयपुर और अलवर वाले भाग, ईस्ट वाले भाग के अंदर, और बीहड़ प्रदेश और संबल प्रदेश जो आपके दिख रहा होगा दक्षिण पूर्वी पठारी वाले क्षेत्र के अंदर, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश के अंदर भी दिख रहा होगा। ये जो 7 प्रकार आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे ये वीसी शर्मा ने बांटे थे। लेकिन अपन जो पढ़ेंगे वो वीसी शर्मा के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश भौगोलिक कारकों के आधार पर। हिसाब भी भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक कारकों के अंदर विशेषकर यहाँ पर आपके राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश बांटे गए हैं वहाँ पर उच्चावच व जलवायु, इन भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान को है जो 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। ये जो शब्द है उच्चावच, उच्चावच क्या होता है कि पूरी की पूरी जो पृथ्वी है समतल नहीं है, कहीं पर पृथ्वी ऊंची है, कहीं पर पृथ्वी नीची है। यही पृथ्वी की ऊंच नीच जो है इसको उच्चावच कहा जाता है। तो उच्चावच के आधार पर हम देख सकते हैं उच्चावच की संबंध में जो है आकृतियां बनती, जैसे बन गया पर्वत। पर्वत जो होता है वो काफी क्या होता है, ऊंचा होता है। यहाँ पर देख चित्र के माध्यम से भी देखें, पृथ्वी का ऊंचा उठा हुआ भाग और ऊपर से जो है वो तिकोना होगा, उसको बोलेंगे अपन क्या, पर्वत। अगर ये ऊंचा उठा हुआ भाग तो है लेकिन ऊपर से है जो तिकोना नहीं है, समतल है, उसको बोला जाता है पठार। उसको क्या बोला जाता है, पठार। तो ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र लेकिन ऊपर से क्या है, समतल हो, कैसा हो, समतल हो, उसको बोला जाता है उच्चावच के आधार पर कि ये उच्चावच की कौन सी स्थिति बनती है, पठार कहलाता है। और नीचा क्षेत्र और समतल, नीचा क्षेत्र और समतल होना चाहिए, उसको बोला जाता है आपके मैदान, उसको बोला जाता है मैदान। ये तो उच्चावच की स्थितियां ऐसी बनती है। तो राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर अपन देखेंगे तो 3 भौतिक प्रदेश राजस्थान के हैं वो उच्चावच के आधार पर बने हुए हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश बिल्कुल उच्चावच की स्थिति के आधार पर, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र बिल्कुल उच्चावच के आधार पर, और मैदानी पूर्वी मैदानी भाग जो है वो आपके नीचा क्षेत्र, समतल क्षेत्र, नदियों के निक्षेपण के द्वारा निर्मित पूर्वी मैदानी भाग। तो ये जो 3 थे वो उच्चावच के आधार पर था। जलवायु के आधार पर राजस्थान का जो है जो भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
राजस्थान के पश्चिम वाले भाग के अंदर स्थित है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये जो भौतिक प्रदेश है, ये पहला भौतिक प्रदेश हो गया। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है आपका दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया, जो उच्चावच के आधार पर था। अरावली पर्वतीय प्रदेश। और पूर्वी भाग के अंदर मैदानी भाग जो उसको बोलते हैं पूर्वी मैदान या पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो चौथा था हमारा दक्षिण पूर्व भाग के अंदर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो पठारी क्षेत्र है, ऊपर उठा हुआ क्षेत्र, समतल क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। इस वाले भाग के अंदर हाड़ौती भाषा ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए इसको हाड़ौती का पठार भी बोला जाता है। तो ये जो है आपके भौगोलिक कारकों के आधार पर 4 प्रकार थे। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है, ये तो उच्चावच के आधार पर। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो आपकी क्या है, जलवायु के आधार पर। किसी किसी का ये कन्फ्यूजन रहता है कि जलवायु क्या है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर अगर मौसमी दशाओं को माना जाता है तो उसको अपन बोल सकते, कह सकते हैं ये क्या है, मौसम है। 1 दिन का मौसम, 2 दिन का मौसम, कि भाई तापमान कैसा है, हवा के अंदर आर्द्रता कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें मौसम के कम समय के लिए देखा जाता है। अगर ये मौसम को कि भाई 30 वर्षों तक यहाँ का मौसम कैसा रहा, एक बड़े समय के लिए, समय जो है ज़्यादा दीर्घकालिक घटित मौसमी घटनाओं का औसतन अगर लेते हैं तो वो अपन कह सकते हैं इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। और जलवायु को मापने के लिए जलवायु के जो तत्व कह सकते हैं, कारक कह सकते हैं, वो होते हैं तापमान। किसी क्षेत्र का तापमान कैसा है वो देखा जाता है जलवायु निकालने के लिए। वहाँ पर बरसात कैसी हो रही है, वर्षा, वो निकाला जाता है। वहाँ कैसी हवाएं बहती है वो देखा जाता है। वहाँ की वायु के अंदर आर्द्रता कितनी है, नमी कितनी है, ये भी देखा जाता है। तो ये कुछ कारक होते हैं जलवायु के निर्धारण के लिए। तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर देखा जाता है कि तापमान कम है, वर्षा की मात्रा कम है, हवाएं तेज चलती है, आर्द्रता, हवा के अंदर आर्द्रता नहीं है, नमी है। तो इन कारकों के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बांटा गया है। तो ये देखो 4 भाग ये हो गए। अपन इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे उच्चावच और जलवायु के आधार पर इन 4 भागों को अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। एक बार आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। और आपके स्क्रीन के ऊपर एक नक्शा दिखाई दे ही रहा होगा आपको कि कहाँ पर पड़ता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, कहाँ पर पड़ता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको एक बार अपने नक्शे के माध्यम से देख लेते हैं। नक्शा वैसे तो आपने देख ही लिया है स्क्रीन के ऊपर, फिर भी एक बार इसको है जो नक्शे के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। बड़ा राजस्थान है, क्या है, राजस्थान। और राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 4 भौतिक प्रदेशों में। तो राजस्थान के यहाँ उत्तर पूर्वी भाग में और दक्षिण पश्चिमी भाग में एक कर्णवत, जिस प्रकार से आधार, लंब और कर्ण होता है उस प्रकार से कर्णवत रूप से यहाँ पर आपकी एक पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के इस तरफ आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह आपका पहला भौतिक प्रदेश हो गया, जो अरावली के पश्चिम वाले भाग में अपन कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो सीमा है, पूर्वी सीमा जो है अरावली पर्वत हो जाएगा और पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ हो जाएगी। इन दोनों के मध्य जो फैला हुआ क्षेत्र है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और इसके बाद अपन ने देखा था दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जो अरावली पर्वत माला है इसको बोला जाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और उसके बाद अपन ने देखा था नदियों के निक्षेपण से निर्मित पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये जो है अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग के अंदर जो स्थित मैदानी क्षेत्र है इसको अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। और इस वाले भाग के अंदर आपका दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्वी पठारी
प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये जो है आपके भौतिक प्रदेश अपन देख सकते हैं नक्शे के माध्यम से। और क्लास के अंदर अपन जानेंगे कि किस किस भौतिक प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना कितना भाग ये घेरते हैं, यहाँ पर जनसंख्या की क्या स्थिति है, लोग कहाँ ज़्यादा रह रहे हैं कहाँ कम रह रहे हैं, खनिज संपदा कैसी है, मिट्टी कैसी है, कौन से जिलों में विस्तृत है, मोटी मोटी जानकारी इस आगे वाले भाग के अंदर इसी में करेंगे अपन। तो ये एक बार देख लो। एक बार अपन ये देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। राजस्थान का जो क्षेत्रफल था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसकी पहले वाली क्लास में हमने देखा था। और उसमें से जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में से 1,75,000 राजस्थान का जो है वो क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी बोला जाता है क्योंकि ये राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी वाले भाग के अंदर स्थित है। और इसको अगर परसेंटेज वाइज देखा जाएगा, राजस्थान के पूरे एक एरिया को 100% मान लिया जाए तो ये लगभग 61.11% जो है क्षेत्र घेरता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस वाले भाग के अंदर मरुस्थल है। अब मरुस्थल के अंदर क्या होता है कि यहाँ की जो मिट्टी होगी उसके अंदर जल धारण करने की क्षमता कम होगी, तापमान अधिक होगा, हवाएं जो है ज़्यादातर शुष्क होगी, हवा के अंदर नमी नहीं होगी, सामान्यतः पानी की कमी होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर पॉपुलेशन जनसंख्या भी क्या होगी, कम होगी। तो जनसंख्या अगर देखें तो पूरी राजस्थान की अगर जनसंख्या देखें तो उस जनसंख्या के हिसाब से इस वाले भाग के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 61.11% क्षेत्रफल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश घेरता है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या कितनी रहती है, राजस्थान की 40% जनसंख्या इस वाले इलाके के अंदर रहती है। ये तो हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात। फिर अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो ये जो राजस्थान का 9% भाग घेरता है, 61.11% ये 9% भाग जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश घेरता है। और यहाँ पर जो है राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% भाग ये घेरता है। और यहाँ पर जो है राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। फिर आपका आया पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब मैदानी प्रदेश कैसे है, मैदान का निर्माण कैसे होता है कि जब नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों को इन भागों के अंदर जमा करती है और जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है, और ऐसे होता है मैदानी भागों का निर्माण। जो मैदानी भाग होते हैं वो उपजाऊ होते हैं, कृषि की दृष्टि से बढ़िया होते हैं, ज़मीन जो होगी वो उपजाऊ होगी, और उपजाऊ ज़मीन होगी तो यहाँ पर फसलें भी अच्छी होगी और जल की पर्याप्त मात्रा होगी क्योंकि नदियों से निर्मित है, तो नदियाँ ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो तुलनात्मक रूप से क्या होगा, ज़्यादा होगा, जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो राजस्थान का लगभग ये 23% भूभाग ये रखता है, 23% क्षेत्रफल यहाँ पर है, लेकिन राजस्थान की 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। जबकि 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, लेकिन 61% भूभाग ये रखता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं होने के पीछे जो कारण था वो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था। तो ये हो गया, अब गिनते हैं कितना हो गया। और आखिरी वाले जो भाग है इसके अंदर 6 क्षेत्रफल जो है 61% यहाँ पर हो गया, 9% 61 और 9 हो गए 70 और ये हो गए 23, कितने हो गए 93, 6.69 है, ऐसा कुछ निकलता है। कितना निकलता, लगभग 6.89% क्षेत्रफल है वो आपका किसका है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का। राजस्थान का इतना एरिया जो है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र स्थित है। और जनसंख्या की दृष्टि से देख ले तो 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, 10 यहाँ 50 हो गए, 50 और 39 पीछे कितनी रही, 11% जो जनसंख्या है
वो आपके दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर निवास करती है। तो ये जो है मोटा मोटा अपन ने जनसंख्या भी देख ली, क्षेत्रफल राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग ये घेरता है ये भी देख लिया। इस भाग के अंदर ये अपन देखेंगे। अब नॉर्मल सी जानकारी हो गई, अब पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को पूरा का पूरा पढ़ेंगे, किसकी क्या विशेषता है, यहाँ पर कैसी कैसी स्थलाकृतियाँ हैं, यानी किन किन चीज़ों की कमी है, क्या क्या इसकी विशेषता है, सारी की सारी इसके अंदर देखेंगे। ऐसे करते करते इसको चारों को देखा जाएगा। तो एक बार आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। नक्शा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं वापस संपर्क को क्लियर करने के लिए। रेड क्लिप पाकिस्तान सीमा लिख लेता हूँ। अरावली के पश्चिमी भाग से पाकिस्तान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ये जो क्षेत्रफल है इसको अपन पढ़ते हैं राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली के इस तरफ जो भाग है, इस भाग के अंदर मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पर बरसात की मात्रा बहुत ही कम है। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा इस वाले भाग में होती है। तो अपन कह सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, या ये भी कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। इस 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर ये जो पूरा का पूरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और इसके बारे में सबसे पहली बात है, थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। इसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। थार के मरुस्थल के बारे में कहा जाता है कि थार का जो मरुस्थल है उसका लगभग 62% जो भाग है वो राजस्थान के अंदर है। 100% पूरा का पूरा जो थार का मरुस्थल है वो 85% भाग तो भारत के अंदर और 15% जो भाग है वो पाकिस्तान के अंदर है। और 85% में भारत के अंदर में से भी 62% जो यहाँ पर है, बाकी वाला जो है वो गुजरात, हरियाणा, पंजाब वाले भाग के अंदर है। तो थार का जो मरुस्थल का ये है, जो इसको थार का मरुस्थल भी कहते हैं क्योंकि ये थार के मरुस्थल का मुख्य भाग है। इसका जो निर्माण के संबंध कहा जाता है कि पहले के ज़माने में यहाँ पर टैथिस सागर था। पहले के ज़माने में यहाँ पर क्या था? टैथिस सागर। टैथिस सागर के संबंध में अपन देख सकते हैं कि आज से 25 से 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी जब इस प्रकार से थी, तो पृथ्वी जो है दो भागों में बटी हुई थी। दो स्थलीय भाग थे, बाकी सारा का सारा क्या था? जलीय भाग था। जो ये स्थलीय भाग था, जो उत्तर की तरफ भाग था, उसको बोला जाता था अंगारा लैंड। क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड। और ये जो दक्षिणी जो स्थलीय भाग था, इसको बोला जाता था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो समुद्री भाग था उसको बोला जाता था टैथिस सागर। टैथिस सागर। और समय के साथ इन भागों के अंदर उष्मन की क्रिया के द्वारा इन भागों के अंदर ये प्लेटें अलग हुई और ऐसे करते करते है जो वर्तमान में जो 7 महाद्वीप है वो बने। लेकिन जो ये वाला भाग है टैथिस सागर वाला भाग, ये टैथिस सागर वाला भाग के ऊपर ये प्लेट आके रुकी थी, है जो भारतीय उपमहाद्वीप वाली। इसलिए कहते हैं कि ये वाला जो भाग था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उस समय टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। आप कैसे कह सकते हो कि ये टैथिस सागर का अवशेष था? क्योंकि यहाँ पर खारे पानी की झीलों की क्या है? अधिकता है। अपन देखते हैं नागौर वाले भाग के अंदर, तो इसलिए कह सकते हैं कि टैथिस सागर का अवशेष था। राजस्थान के लगभग 16 जिलों के अंदर विस्तृत है, जो अरावली पर्वतमाला के इस तरफ है। ये तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हो गई सामान्य जानकारी। और समझेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, तो यहाँ पर अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में ये तो देख लिया कि भाई ये टैथिस सागर का अवशेष है, लगभग 16 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। थार का मरुस्थल जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, उसका 62% भाग जो है वो पश्चिमी मरुस्थलीय के रूप में राजस्थान के अंदर स्थित है।
अब इसका देखते हैं राजस्थान के अंदर विस्तार के रूप में। तो ये देख सकते हैं मरुस्थल का विस्तार। राजस्थान के अंदर ये मरुस्थल का क्या है विस्तार, कैसा है, कैसी स्थिति है। तो क्षेत्रफल के रूप में थोड़ी देर पहले ही अपने देखा था 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो राजस्थान का लगभग 61.11% भूभाग को घेरता है। अब इसको देखा गया, अब ये लंबा कितना है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है। अगर लंबाई देखा जाए तो लगभग 640 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नक्शा दिख रहा होगा आपको, ये 640 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई है, इतना लंबा है। और चौड़ाई कितनी है, अरावली पर्वतमाला से पाकिस्तान की सीमा तक ये इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो ये लगभग 300 किलोमीटर के आसपास जो क्या है इसकी चौड़ाई मानी जाती है। तो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की क्या है चौड़ाई मानी जाती है। और ऊंचाई समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो ऊंचाई के रूप में आप लिख सकते हो कि लगभग 200 से 300 मीटर जो है ये क्या है ऊंचा है। तो ये मरुस्थल का विस्तार के संबंध में देख लिया कि इसकी लंबाई जो है वो लगभग 640 किलोमीटर हो जाएगी, चौड़ाई जो 300 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई देखा जाए औसत ऊंचाई तो ये 200 से 300 मीटर तक है जो ये ऊंचा है। ये तो हो गया मरुस्थल का विस्तार। अगला वाला जो होगा अपना विस्तार हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। अगली जो है इसका ढाल कैसा है, तो ये कह सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कह सकते हैं कि मरुस्थल का ढाल कहाँ से ऊंचा है और कहाँ से नीचा है, ढाल कैसा है मरुस्थल का ढाल। मरुस्थल के ढाल के रूप में देखा जाता है, अगर आप अपने घर में भी देखो तो ढाल का पता कैसे लगाते हैं, पानी के माध्यम से। कहीं भी पानी गिराएंगे अपन, पानी किस तरफ जा रहा है अपन कहेंगे वो उस तरफ उसका ढाल है। तो यहाँ पर जब देखा जाता है, अब इसके ऊपर पानी गिलास और लोटों से पानी तो गिराना संभव है नहीं, लेकिन यहाँ बहने वाली इस वाले भाग के अंदर बहने वाली नदियों के अपवाह से हम ये पता लगा सकते हैं कि ढाल किस तरफ है। यहाँ से इस वाले भाग के अंदर हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर से होती हुई एक नदी बहती है जिसका नाम है गग्गर नदी। इस गग्गर नदी के अंदर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होने पर फोर्टबास तक भी चली जाती है। अजमेर के नागपाड़ वाले भाग से यहाँ से निकलकर आगे वाला भाग में बहती हुई एक नदी जाती है जिसका नाम है लूणी नदी। तो यहाँ पर कह सकते हैं लूणी नदी के बहाव से और गग्गर नदी के बहाव से, नदियों वाले भाग के अंदर इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन, गग्गर के बहाव से, यहाँ पर गग्गर नदी का जो है उसके बहाव से, इनके बहाव से अपन पता लगा सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो ज़्यादा ऊंचा है इसकी तुलना में ये थोड़ा नीचा है, तभी तो इस तरफ है जो ये जल है जो आ रहा है इस नदी का है जो बहाव हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं मरुस्थल का जो ढाल है वो किस प्रकार से है, इसको ऐसा देखा जाए उत्तर और ये पूर्व। मरुस्थल का जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। कभी सवाल पूछ ले कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल किस तरफ है, तो आप कहोगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका क्या है ढाल है। आप कैसे कह सकते हो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ढाल है, तो अपन कह सकते हैं कि नदियों के बहाव का जो स्थिति है ऐसी बनती है। तो इसको देखना चाहो तो आप इसको देख सकते हो। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी पुनः दो भागों में बांटा जाता है। वर्षा रेखाओं के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। वर्षा रेखा क्या होती है, कुछ नहीं, जहाँ कैसी वर्षा होती है, जैसे ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर 20 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है,
इस क्षेत्र के अंदर भी 20 सेंटीमीटर हो रही है और इस क्षेत्र के अंदर भी 20, तो ये वर्षा रेखा इस हिसाब से चली जाएगी कि 20-20 सेंटीमीटर वाले जो है वर्षा रेखा जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ की मिलाकर एक रेखा बना दी जाती है जिसको वर्षा रेखा बोलते हैं। तो राजस्थान के अंदर यहाँ से लगाकर इस वाले भाग के अंदर लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पर एक रेखा चलती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ये हमने जाना था। और यहाँ से इस वाले भाग से एक वर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इससे इधर वाले भाग के अंदर 25 सेंटीमीटर से कम ही है जो बरसात होती है। अब तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। अब कौन से 2 भाग? यहां से इस तरफ बरसात की मात्रा कम, मरुस्थलीय क्षेत्र तापमान अधिक, तो हवा के अंदर तो नमी होगी नहीं, हवा कैसी होगी? शुष्क होगी। तो ए लगाकर लिख सकते हैं शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं। तो सबसे जो पहला भाग है अपन लिख सकते हैं 2 भागों के अंदर बांटा जाए। सबसे जो पहला भाग है शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश जो 0 सेंटीमीटर से लगाकर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य है। तो हम कह सकते हैं 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य वाला जो क्षेत्र है वो शुष्क प्रदेश कहलाता है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है? भाग है। इस प्रदेश को, शुष्क प्रदेश को राठी प्रदेश भी बोला जाता है। शुष्क प्रदेश को राठी प्रदेश भी बोला जाता है क्योंकि इस वाले भाग के अंदर राठी नस्ल की गायें ज्यादा मिलती हैं, पाई जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि ये राठी प्रदेश भी है। अब ये शुष्क प्रदेश है तो इस वाले भाग के अंदर शुष्क, इसकी तुलना में शुष्कपन थोड़ा सा कम है। तो दूसरा जो भाग है आपका ये हो जाएगा अर्ध शुष्क, बिल्कुल प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश और ये अर्ध शुष्क प्रदेश। अगर पूछ ले कि राजस्थान के अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में बताइए तो अपन कह सकते हैं कि अरावली के पूर्वी भाग में, अरावली के पूर्वी भाग में 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य वाला जो भाग है उसको अर्ध शुष्क प्रदेश कहा जाता है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है? भाग है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है अर्ध, ये मैं यहां लिख लेता हूं आपके दोनों, यहाँ ए था अपन का शुष्क प्रदेश और बी जो था अपन ने देखा अर्ध शुष्क प्रदेश। यहाँ पर अपन ने देखा था वर्षा जो है 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य, और यहाँ पर देखा था अपने 25 सेंटीमीटर से लगाकर 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बरसात होती है। हवा के अंदर नमी कम, तापमान अधिक, तुलनात्मक रूप में इसमें ज़्यादा है। को और आगे 2 भागों में बांटा जाता है। कौन से 2 भाग है? एक अशुष्क प्रदेश है, इस वाले भाग के अंदर बालू के टीले ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। और एक जो है यहाँ पर आपका होगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश क्या है और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या है? बालू का मतलब होता है रेत, बालू का मतलब क्या हो जाता है? रेत होता है। और स्तूप का मतलब होता है टीला, रेत का टीला। इस शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप रेत का टीला मुक्त नहीं है ही नहीं। तो इस शुष्क प्रदेश का वह क्षेत्र जहां पर रेत का टीला नहीं है, बालू का स्तूप नहीं है, पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, उसको बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोला जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये इसका, इस अशुष्क प्रदेश का लगभग 41.50% जो भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश से पथरीला क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। और ये लगभग जो है 58.50% भाग पर बालू का स्तूप युक्त, इसका मतलब बालू
रेत के टीले यहाँ पर है, और अलग अलग प्रकार के रेत के टीलों के बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बालू का स्तूप मुक्त का मतलब है कि रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर पथरीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? चट्टानी और पथरीला मरुस्थल। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर पथरीला मरुस्थल, जहां पर बालू का स्तूप नहीं है, उस पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है हमादा। क्या कहा जाता है? हमादा। सवाल आ सकता है कि हमादा क्या है? पथरीला मरुस्थल जो है यहाँ पर उसको बोला जाता है हमादा। इसके बाद आपका दूसरा जो चलता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसके अंदर आपके अलग अलग बालू का स्तूपों के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार आप इसको उतार लो, उसके बाद तो पहला तो आपने देख लिया कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप है ही नहीं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसमें हमने देखा था पथरीला मरुस्थल था, और जिसको हमने क्या नाम दिया? बिल्कुल, क्या दिया? सही बताया, हमादा। क्या है? हमादा। दूसरा हमने देखा था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा। दूसरा जो भाग था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसका मतलब बालू के जो है रेत के यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? टीले। अब जो रेत का बालू का जो स्तूप बनता है वो बनता कैसे? अपन सीधा सीधा इसका अर्थ ये ले सकते हैं कि आपकी पवन होगी। अब पवन क्या होती है? हवा। इस पवन के अंदर आपकी मिट्टी होगी। क्या होगी? मिट्टी। और ये मिट्टी कहीं ना कहीं जाकर ये इसका जमाव करेगी, निक्षेपण करेगी, और इसके निक्षेपण से पवन के अंदर होगी मिट्टी, और ये जो पवन है ये मिट्टी का कहीं ना कहीं निक्षेपण करेगी, जमाव करेगी, और उस प्रकार से जिस स्थल आकृति का निर्माण होगा उसको बोलेंगे बालू का स्तूप, रेत का टीला। इसको समझते हैं कि जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर निम्न दाब का केंद्र बनता है, और जहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत कम होगा वहाँ पर उच्च वायु दाब होगा। अब एक जगह पर उच्च वायु दाब है और एक जगह पर निम्न वायु दाब है, तो यहाँ की हवाओं को जब पता है कि किसी स्थान पर निम्न वायु दाब है, तो यहाँ की हवाएं जो है उस निम्न वायु दाब के केंद्र को भरने के लिए रवाना हो जाती है। अगर ये वायु दाब बहुत ही ज़्यादा निम्न है तो ये जो हवाएं है वो तेज गति से आएगी, तो इसको बोला जाता है पवन। जब ये पवन तेज गति से इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आगे आती है, तो अपने साथ बीच में मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, तो अपने साथ क्या लेके आती है? रेत लेके आती है। जैसे जैसे वो बहुत सारी रेत लेके आती है, और जैसे ही ये निम्न दाब का केंद्र धीरे धीरे उच्च दाब के केंद्र में बदलना शुरू हो जाता है, तो इस जो पवन की गति है वो धीमी हो जाती है। जैसे ही पवन की गति धीमी होती है तो पवन जो अपने साथ मिट्टी लेकर आई है उसका निक्षेपण करती है, मिट्टी वहीं डाल देती है, और धीरे 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 वहाँ पर है जो बालू का स्तूप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि पवन अपने साथ लाती है मिट्टी। उसके ये मिट्टी कब डालती है? या तो पवन की गति मंद हो जाए या फिर बीच में कोई अवरोध आ जाए, उसकी वजह से ये जो मिट्टी का क्या कर देती है? बालू का क्या कर देती है? निक्षेपण कर देती है। तो इसको बोलते हैं बालू का स्तूप प्रदेश। ये तो था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब इस बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर बालू का के टीले हैं। अब ये मिट्टी जो आती है, ये जो मिट्टी है, ये जो पवन है, ये जो मिट्टी है, मिट्टी जैसे ही डालती है, और डालने से किस हिसाब से डालती है उस हिसाब से वहाँ पर कोई ना कोई स्थल आकृति बढ़ती है। उसको देखकर हम इन बालू का स्तूपों का प्रकार डिसाइड करते हैं, किस हिसाब से मिट्टी डालती है। तो अपन लिखेंगे बालू का स्तूपों के प्रकार। एक बार ये कर ले। आगे के टॉपिक में हमारे इसी के अंदर है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर है बालू का स्तूप के प्रकार। कैसे बालू का स्तूप है यहाँ पर तो लिख लेंगे अपन बालू का स्तूप के प्रकार। कैसे कैसे यहाँ पर टीले हैं, इसमें से सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी
कि ये जो टीला है कहाँ पाया जाता है, इस टीले की क्या विशेषता है। हमने देखा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसका मतलब वहाँ पर बालू के टीले होंगे और उन टीलों को देखकर हम उनके अलग अलग प्रकार बताते हैं। अगर टीला देखने में चांद जैसा दिख रहा है, आधा चांद जैसा, तो उसको बोलेंगे बरखान। उसकी निर्माण की स्थिति के आधार पर अपन कहते हैं। तो सबसे पहला बालू का स्तूपों के प्रकार के अंदर फेमस प्रकार है एक बरखान। क्या है? बरखान। पवन अपने साथ लाई मिट्टी को इस प्रकार से निक्षेपण करती है, उससे जो आकृति बनती है वो चांद जैसी, पूरा नहीं आधा चांद, पूरे चांद तो आप हो, बरखान कहलाता है। तो आधे चांद जैसी अगर टीले की, बालू का स्तूप की आकृति बनती है, अर्ध का मतलब होता है आधा चंद्राकार, आधे चांद के जैसे आकार का, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ऐसी आकृति होती है, उसको क्या बोला जाता है? बरखान। बरखान 100 से 200 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, 10 से 20 मीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। 2 रूम डबल मंजिल या डबल मंजिल है जो इमारत जितनी है, जो इसकी हाइट हो जाती है, बाकी ज़्यादा हाइट होती नहीं है। ये पवन यहाँ से आ रही है, पवन की दिशा इस हिसाब से रहती है, और पवन आते आते इस वाले भाग के अंदर ऊपर की ओर चढ़ती चढ़ती यहाँ पर रेत डालती रहती है, और किनारों पर भी रेत डालते रहते, ऐसे करते करते एक खंबारा सा बन जाता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। बरखान के सामने कोई अवरोध जरूरी नहीं है कि सामने कोई पेड़ आ गया या सामने कोई चट्टान आ गई, कोई चट्टान को टकरा के वहाँ पर है जो ये रेत का टीला बन रहा है, ऐसे नहीं है। ये तो प्रवाहित पवन की गति धीमी हो जाए, और सामने प्रवाहित पवन की गति अगर धीमी होगी तो अपने साथ लाई हुई जो पवन अवसाद जो मिट्टी लाती है, मिट्टी को वही है जो रख देती है, निक्षेपण कर देती है, इससे निर्मित जो आकृति है वो कौन है? बरखान। बरखान की विशेषता ये है, बरखान की विशेषता ये है कि ये गतिशील होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अवरोध, कोई चट्टान या वनस्पति तो होती नहीं है। जैसे ही पवने वापस शुरू हो गई, दूसरी तरफ से शुरू हो गई, कहीं और चला जाएगा ये, तो इसलिए इसको गतिशील या स्थानांतरित बालू का स्तूप भी बोलते हैं। इसकी विशेषता यह है कि बरखान जो है ये हमेशा एक आकृति का नहीं रहता, जैसे ही तेज हवाएं और आई या इसकी आकृति बदल जाएगी, कहीं दूसरी जगह जाके बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा अवरोध नहीं है जो इसको यहीं पर बनाए रखे। क्योंकि हम जानते हैं कि मंद गति की हवा के कारण पवन की वजह से इसका निर्माण हुआ है। तो इसका गतिशील या स्थानांतरित इसकी जो विशेषता है कि ये एक स्थान से, तो इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इससे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण जो है इसका क्या है? बढ़ रहा है। तो मरुस्थलीकरण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। मरुस्थलीकरण की क्रिया क्या होती है कि कोई उपजाऊ भूमि है और वहाँ पर है जो ये रेतीली मिट्टी आके उस उपजाऊ भूमि को भी बंजर जैसी स्थिति में ला देती है, उसको बोलते हैं मरुस्थलीकरण। जब ये बरखान एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाके रहेगा तो वहाँ की मिट्टी को भी है जो रेतीला बना देता है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लें। ये लिख दिया। दूसरा यहीं पर लिख लेता हूँ मैं आपके। दूसरा जो बालू का स्तूप का प्रकार है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी युक्त पवने आ रही है और पवन के साथ मिट्टी भी है। जैसे यहाँ पर ये पवन आ रही है, यहाँ पर पवन भागते भागते आ रही है और इस पवन के साथ क्या है? मिट्टी है। और उसके सामने कोई अवरोध आ जाए, क्या आ जाए? कोई अवरोध। ये अवरोध के रूप में आप क्या हो सकता है? इस अवरोध के रूप में या तो आपकी कोई वनस्पति हो गई या कोई आपके चट्टान हो गई। अवरोध आने की वजह से ये जो
पवन है ये अपनी मिट्टी जो लाई हुई है इसी वाले भाग के अंदर जमा करती रहती है। अब ये धोरा बनेगा, इस तरफ से बनेगा और पवन आ रही है इस तरफ से, तो ये पवन और इस धोरे के बीच में एक समकोण बनेगा। तो ये जो कह सकते हैं कि पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण जो है वो समकोण पर करता है। पवन जो है मिट्टी का निक्षेपण किस प्रकार से करती है? समकोण पर करती है। धोरा ऐसे बनेगा, पवन ऐसे आएगी, और ऐसा धोरा बनने के पीछे कारण है कि यहाँ पर कोई ना कोई आपको क्या आएगा? अवरोध आएगा वनस्पति या चट्टान के रूप में। तो ये जो था इस प्रकार से निर्मित बालू का स्तूपों को बोला जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अगर ये नहीं होता, अगर सीधे सीधे धोरे बन जाते हैं, तो उसका जो अगला प्रकार है रेखीय बालू का स्तूप। एक बार इसको देख लें आप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, रेत का टीला, अनुदैर्ध्य, इसको रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। रेखीय बालू का स्तूप। पवन चल रही है, पवन चल रही है। इस पवन के अंदर मिट्टी भी है, लेकिन ये रेत का जमा समकोण के रूप में नहीं, ऐसे ही बनाता है धोरा। इसके समानांतर ही धोरा बनता है। जिस हिसाब से चित्र आपको दिख ही रहा होगा, समानांतर, पवन के समानांतर है, जो कह सकते हैं पवन के समानांतर कह सकते हैं। पवन के समानांतर जो बालू का स्तूप, बालू का जो टीला बनता है, स्तूप जो बनता है, उसको रेखीय बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये भी आप इसके अंदर देख सकते हो। ये बालू का स्तूप जैसलमेर वाले भाग के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। बीकानेर और गंगानगर वाले भाग के अंदर जो आपके बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार के थे। अनुदैर्ध्य जो रेखीय बालू के स्तूप है वो आपके किसमें? जैसलमेर वाले भाग में पाए जाते हैं। और आपके आगे की कड़ी में तारानुमा बालू का स्तूप भी आते हैं। सब्र काफिज, ये भी एक प्रकार का बालू के स्तूप का प्रकार है। सब्र काफिज, तारानुमा और प्रकार के भी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। स्वीप तो कुछ नहीं होता है, जो अर्धचंद्राकार आपके बालू का स्तूप बना हुआ होता है और पवन की गति सीधी न रहकर थोड़ी सी तिरछी हो जाए, तो फिर ये वाली जो भाग है बरखान की, जो कह सकते हैं अपन बरखान की एक भुजा आगे बढ़ना, बरखान की एक भुजा जो है वो आगे बढ़ जाती है और ऐसी आकृति जो निर्मित होती है उसको बोला जाता है स्वीप। सब्र का भी जो है छोटी छोटी झाड़ियों के आसपास जो छोटे छोटे टीले बनते हैं रेत के, उनको बोला जाता है सब्र काफी। छोटी छोटी झाड़ियों के पास छोटे टीले जो बनते हैं रेत के, उनको सब्र काफिज कहा जाता है। और तारानुमा के अंदर यहाँ पर जो आप आप उसको देखोगे बालू का स्तूप को और ध्यान से देखोगे तो आपको एक तारा दिखाई देगा। ये जो सामने फोटो दिख रहा है आपको, क्या इसमें तारा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। 3 या 3 से अधिक भुजाओं, 3 या 3 से अधिक भुजाएं अगर किसी बालू का स्तूप की है तो तारानुमा बालू का स्तूप कहलाता है। तारानुमा बालू का स्तूप बनते कैसे? जब अनियमित पवन हो, हवा की जो दिशा है वो अनियमित, कभी इधर से बहना शुरू कर दी, कभी इधर से, इस प्रकार से अगर हवा अपना रुख चेंज करती रहती है तो इस प्रकार से जो है तारानुमा बालू का स्तूप बनते हैं। तो मोटे मोटे बालू का स्तूप मैंने आपको समझा दिए हैं, बाकी वाले आप स्क्रीन के ऊपर देखकर नोट कर सकते हो। बरखान, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, तारानुमा, सब्र काफी, सीप, मोटे मोटे ये थे आपके। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर। और शुष्क प्रदेश को भी वापस अपने 2 भागों में बांटा था।
एक क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूप नहीं थे और दूसरे क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूप थे। जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं थे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कह दिया हमने उसको, और जहाँ पर बालू का स्तूप थे, इसका मतलब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हमने उसको कहा। तो बालू का स्तूप जहाँ पर नहीं थे, इस जैसलमेर वाले भाग के अंदर पोखरण है, मोहनगढ़ है, जोधपुर का थोड़ा सा भाग इसमें आता है, इन वाले क्षेत्रों के अंदर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर आता है। पथरीला भाग है जिसको अपन ने हमादा कहा था। और उसके बाद अपन ने देखा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का मतलब बालू का स्तूप है। अब बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? पवन द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से बालू का स्तूप का निर्माण होता है। अब वो मिट्टी किस हिसाब से आकृति बनाती है, उस हिसाब से अपन ने बालू का स्तूप को प्रकारों के अंदर बांटा। हमने सबसे पहला प्रकार देखा बरखान के बारे में। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। जब प्रवाहित पवन अपने साथ लाई हुई मिट्टी को इस प्रकार से रखे कि एक आधे चांद की तरह टीला बन जाए तो उसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। 100 से 200 मीटर तक ये लंबा हो सकता है, 10 से 20 मीटर इसकी ऊंचाई हो सकती है। इसकी विशेषता के अंदर अपन ने देखा था कि ये गतिशील व स्थानांतरित बालू का स्तूपों के अंतर्गत आते हैं, एक जगह पर टिके हुए नहीं रहते, क्योंकि इसके सामने कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं होता, ये सिर्फ पवन की गति मंद होने की वजह से निर्मित होते हैं। इसकी वजह से अपने देखा था मरुस्थलीकरण के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के अंदर अपन ने देखा पवन अपने साथ लाए हुए मिट्टी का निक्षेपण पवन के समकोण पर करे, इस प्रकार से निर्मित बालू का स्तूप अनुप्रस्थ बीकानेर और गंगानगर वाले भाग के अंदर ज़्यादा। और उसके बाद अपन ने देखा अनुदैर्ध्य रेख के बालू का स्तूप जैसलमेर वाले भाग के अंदर ज़्यादा। पवन के समानांतर अगर दोहरा बन जाए, लंबा लंबा दोहरा बन जाए तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य रेख। तारानुमा देखा इसके बाद कि जब बालू का स्तूप की भुजाएं जो है 3 या 3 से अधिक हो, इस प्रकार से अगर दिखे जैसे कोई तारा हो, आप तो चांद हो, उसको अपन ने तारानुमा बोल दिया। सब्र काफी जब देखा छोटी छोटी झाड़ियों के आसपास सीप, जब बरखान की स्थिति ऐसी बढ़ जाए, पवन की दिशा थोड़ी चेंज हो जाए और बरखान की एक भुजा जो है आगे बढ़ जाए और इस प्रकार से जो निर्मित आकृति थी उसको अपने सीप का। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के शुष्क प्रदेश के 2 भागों के रूप में। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा। शुष्क प्रदेश हमारा पूरा हो गया 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला। अब अपन पढ़ेंगे 25 सेंटीमीटर से लगाकर 50 सेंटीमीटर के बीच में जो आपका अर्ध शुष्क प्रदेश है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, इसकी क्या विशेषता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि अपन को क्लियर रहे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपन पढ़ रहे हैं, 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया राजस्थान को। पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसको अपन ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। ए और बी लगाकर अपने 2 भाग देखे थे, शुष्क व अर्धशुष्क। शुष्क व अर्धशुष्क में बांटा था। और इस शुष्क को भी अपन ने 2 भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। युक्त प्रदेश और मुक्त प्रदेश के रूप में बांटा था बालू का। अब ये जो दूसरा भाग है अर्धशुष्क प्रदेश, इस प्रदेश के बारे में अब अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको व्यवस्थित यहाँ पर लिख लिया, आपने देख ही रहे होंगे कि ये जो था आपका अर्ध शुष्क प्रदेश अपन देख रहे थे। कौन सा देख रहे थे? अर्ध शुष्क प्रदेश। और अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। और 4 भागों में से जो पहला भाग है वो कौन सा है? गग्गर प्रदेश या गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन बोल सकते हैं या गग्गर प्रदेश भी बोल सकते हैं। इसको गग्गर बेसिन या गग्गर प्रदेश क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक हनुमानगढ़ वाले भाग से होती हुई आगे गंगानगर से होती हुई फोर्डवास तक एक नदी जाती है जिसका नाम है गग्गर। तो ये जो क्षेत्र है गग्गर प्रदेश, इसके अंदर जो है ये आपका अर्धशुष्क प्रदेश का पहला भाग है। यहाँ पर स्थिति ये है कि हनुमानगढ़ के अंदर जो आप ये हनुमानगढ़ जिला है आपके, इस हनुमानगढ़ जिले के अंदर गग्गर नदी को बोला जाता है। गग्गर नदी को नाली बोला जाता है, नाली या पाट बोला जाता
कहा जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं ये जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है, नाली क्षेत्र या पाट क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो है मिट्टी जो है यहाँ की वो चिकनी है और उपजाऊ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, गग्गर बेसिन वाले क्षेत्र के अंदर चिकनी व उपजाऊ मिट्टी है। अब उपजाऊ मिट्टी हो तो कृषि अच्छी होगी, तो यहाँ पर क्या क्या निकलता है कृषि के रूप में, अपन क्या क्या करते हैं, गेहूँ है, चावल है, कपास है, मुख्यतः इनकी क्या की जाती है यहाँ पर कृषि की जाती है। तो ये यहाँ पर अपन देखते हैं मोटी मोटी बातें यहाँ पर। और ये जो क्षेत्र है वो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। गग्गर बेसिन, गग्गर नदी के कारण, गग्गर नदी के द्वारा निर्मित होने के कारण इसको गग्गर बेसिन कहा जाता है। अब दूसरा जो इसके अंदर है आपके इस वाले भाग के अंदर दूसरा जो प्रकार है, यहाँ पर जिला है एक चूरू, झुंझुनू, सीकर। जो 3 जिले हैं, इन 3 जिलों को साथ मिलाकर बोलते हैं शेखावटी। शेखावटी, शेखावटी। अब ये जो शेखावटी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर शेखावत वंश के राजपूत शासकों का यहाँ पर राज था चूरू, झुंझुनू और सीकर वाले क्षेत्र के अंदर। इसलिए उन राजाओं, शेखावत वंश के राजाओं की वजह से इस क्षेत्र को शेखावटी बोला जाता है। और इस वाले भाग के अंदर जो नदियां हैं वो इसी वाले भाग से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है, कहीं और जाती नहीं है, अंत प्रवाह पाया जाता है। राजस्थान की नदियों के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। एक, राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल है अरब सागर में ले जाकर छोड़ती है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। एक, राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल है अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी के अंदर छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तीसरा जो अपवाह तंत्र है आपका यहाँ पर अंत प्रवाह। अंत प्रवाह के अंदर सीधा सीधा ये है कि राजस्थान के अंदर किसी नदी का उद्गम होता है और वो न तो अपना जल अरब सागर में छोड़ती है न ही बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। राजस्थान के अंदर ही आगे जाके वो नदी क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो इस वाले भाग के अंदर नदी है जैसे कांतली नदी है, अंत प्रवाह की नदी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्रीय प्रदेश। ये आपका दूसरा भाग हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश का। यहाँ की विशेषताओं के अंदर तुम देख सकते हैं कि यहाँ की क्या विशेषता है। यहाँ पर जो है कुएं है, क्या है, कुएं। यहाँ के शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र के अंदर कच्चे कुओं को जहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कच्चे कुओं को जहड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कच्चे कुएं। इस वाले क्षेत्र के अंदर उनको क्या बोलते हैं, जहड़। यहाँ पर एक मुख्य नदी बहती है कांतली नदी, और कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को, अपवाह क्षेत्र को, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। इतिहास के अंदर भी आप पढ़ते हो गणेश्वर सभ्यता जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, वो कांतली नदी यहीं पर सीकर और झुंझुनू वाले भाग के अंदर बहती है। और इस कांतली नदी और उसकी सहायक नदियों के जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है तोरावाटी। और तीसरी विशेषता के अंदर ये है कि यहाँ पर, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर मानसून की वजह से, बरसात की वजह से जो तालाब बनते हैं उनको बोला जाता है सर, मानसूनी तालाब। उनको क्या बोला जाता है, सर बोला जाता है, जो मानसून की वजह से यहाँ पर तालाब बनते हैं। और एक शब्द यहाँ पर फेमस है इस वाले भाग के अंदर, बीड़। अपन गायें भैंसे चराने के लिए जिस प्रकार से दड़ बोलते हैं ना, कि भाई दड़ में है जो गायें चरा रहे हैं, वहाँ पर बोला जाता है बीड़। तो हम कह सकते हैं चारागाह भूमि को, चारागाह भूमि को शेखावटी अंत प्रवाह वाले क्षेत्र के अंदर बीड़ कहा जाता है। तो मोटी मोटी विशेषता इसके अंदर यही है कि यहाँ पर कच्चे कुओं को जौहड़ कहा जाता है, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है, मानसूनी तालाब बनते उनको सर कहा जाता है,
और यहाँ की चारागाह भूमियों को क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। इसके बाद आपके आता है यहाँ पर आपके यहाँ पर देखो चुरू झुंझुनू सीकर निकल गए, इसके दक्षिण वाले भाग के अंदर आपका आता है नागौर। हमने देखा था जब शुरुआत के अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ऊंचाई को लेकर देखा था, ढाल को लेकर देखा था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर पूर्वी भाग में ऊंचा था, यहाँ से यहाँ इस तरफ ढाल है, तो ये वाला जो एरिया है वो क्या है, थोड़ा सा ऊंचा है। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा जो क्षेत्र है वो आ जाएगा आपका नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि। तो मैं यहाँ पर ये वाला लिख लिया हो तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। पहला भाग अपन ने पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा जो है अपन का कौन सा है, नागौर उच्च भूमि। जो नागौर यहाँ पर नया जिला बना है, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। और यहाँ पर थोड़ा सा भाग आता है आपका अजमेर का, तो अपन कह सकते हैं आंशिक अजमेर। यहाँ पर फैला हुआ है अर्ध शुष्क प्रदेश का तीसरा भाग, नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि जो आपके नागौर, डीडवाना कुचामन और आंशिक अजमेर के अंदर विस्तृत है। यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ की विशेषता के अंदर ये देखा जाता है कि नागौर के अंदर लवणीय झीलों की अधिकता है, खारे पानी की झीलें यहाँ पर अधिकता है। और इस वाले क्षेत्र के अंदर, नागौर और अजमेर वाले क्षेत्र के अंदर आपके फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जल में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा, और उस जल को इस्तेमाल करने की वजह से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। और फ्लोरोसिस जिसको रोग होता है उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और गर्दन वाली भाग से ये हड्डियाँ थोड़ी सी इस प्रकार की हो जाती है, कुबड़ापन आ जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुबड़ पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कुबड़ पट्टी। यहाँ पर क्या पाई जाती है, कुबड़ पट्टी। ये कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है, नागौर से अजमेर वाले भाग के अंदर। नागौर और अजमेर वाले भाग के अंदर क्या पाई जाती है, तो यहाँ पर जो है जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक, फ्लोराइड अधिक। अब जल में फ्लोराइड अधिक होगा तो जो रोग होगा, उससे जो रोग हो उसका नाम है फ्लोरोसिस। और जिस व्यक्ति को फ्लोरोसिस रोग होता है उस व्यक्ति की जो है हड्डियाँ जो होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर। और जो है गर्दन के पास जो है कुबड़ापन आ जाता है। क्या आ जाता है, कुबड़ापन। तो यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के अंदर ऐसा कुबड़ापन देखा जाता है, इसलिए इसको नाम ही दे दिया कि नागौर से अजमेर तक ये जो बेल्ट है ये क्या है, कुबड़ पट्टी है। क्या है, कुबड़ पट्टी। तो यहाँ पर नागौर वाली भाग के अंदर ये कुबड़ पट्टी पाई जाती है। लवणीय झीलों की अधिकता लिख सकते हैं अपन, लवणीय या कह सकते हैं खारे पानी की झीलों की क्या है यहाँ पर अधिकता है, नागौर उच्च भूमि वाले भाग के अंदर। पानी की झीलों की अधिकता, लवणीय में खारे पानी की झीलों की अधिकता। यहाँ पर क्या है, लवणीय में खारे पानी की झीलों की क्या है, अधिकता है। ये तो विशेषता किसकी, नागौर उच्च भूमि की जो ये था। अब हमारे पास जो ये पीछे वाला भाग बचा हुआ है, जोधपुर का भाग है, यहाँ पर आपके पाली वाला भाग है, जालोर वाला भाग है, यहाँ पर आपके बालोतरा वाला भाग है, यहाँ पर आपका जो है अर्ध शुष्क प्रदेश का चौथा भाग। पहला भाग तो अपने देखा गग्गर बेसिन, दूसरा देखा शेखावाटी अंत प्रवाह क्षेत्र, तीसरा नागौर उच्च भूमि, और जो चौथा भाग यहाँ पर आपका आएगा उस चौथे भाग का नाम है, यहाँ से अपन ने देखा था मरुस्थलीय ढाल के समय कि यहाँ से नागपाड़ से एक नदी आती है, लुणी नदी। तो कहते हैं इस वाले भाग क्षेत्र को लुणी वो उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया, इसको अपन कह सकते हैं लुणी बेसिन, लुणी बेसिन। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में शुरुआती टाइम में अपने देखा था कि ये जो है टैथिस सागर
के अवशेष माने जाते हैं, 33 सागर के यहाँ अवशेष मिलते हैं कि जब विश्व 2 खंडों में विभाजित था तो ये वाला भाग उस समय कहाँ था, 33 सागर की जगह आया हुआ है। लेकिन ये जो भाग है, दक्षिणी वाला भाग है इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, ये उस समय जो अपन ने देखा था, ऊपर वाला था अंगारा लैंड, नीचे वाला जो था गोंडवाना लैंड और बीच में था 33 सागर, तो गोंडवाना लैंड का ये भाग माना जाता है ये वाला, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं गोंडवाना प्रदेश, गोंडवाना प्रदेश। तो ये लूनी बेसिन या गोंडवाना प्रदेश, ये आपका अर्ध शुष्क प्रदेश का चौथा भाग हो जाएगा। और इसकी क्या विशेषता है, यहाँ पर जो है नीहड़ रन पाए जाते हैं, रन या रण कह सकते हैं। यहाँ पर जो है लवणीय भूमि या कह सकते हैं लवण युक्त दलदलीय भूमि, दलदलीय भूमि उसको क्या बोला जाता है, रन कहा जाता है। और ये जो नीहड़ रन है ये जालोर वाले भाग के अंदर आपके मिलते हैं। तो ये लवणीय भूमि या दलदलीय भूमि जो है ये कच्छ का रण हो गया, वहाँ पर दलदलीय भूमि या खारापन अधिक है। ये इसका निर्माण, रण का निर्माण कैसे होता है, जब समुद्र का पानी है जो धरातल पर आ जाता है और वहाँ पर अपना खारा पानी रखता है, फिर वापस नीचे की ओर चला जाता है, तो वो जो बाकी वाला जो दलदलीय क्षेत्र बनेगा जो लवण युक्त होगा उसको अपन रन बोलते हैं। और नीहड़ रन जो है जालोर वाले भाग में पाए जाते हैं। तो लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि अंतप्रवाह, शेखावटी अंतप्रवाह क्षेत्र और गग्गर बेसिन, इन सबको आप थोड़ा सा तैयार कीजिएगा, इसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, क्लास को आप पॉज करते करते इसको देखिएगा। तो आज की क्लास में अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के भागों के बारे में देखा। शुरुआत में अपने क्लास की शुरुआत इस प्रकार से की थी कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। उसके बाद भौगोलिक कारकों के आधार पर हमने राजस्थान को कितने 4 भागों में बांटा। भौतिक कारकों के अंदर यहाँ पर अपने उच्चावच और जलवायु को अपने आधार माना। उच्चावच के आधार पर 3 भाग राजस्थान के अंदर अपन को मिलते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर हाड़ौती भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। पठार किसे कहते हैं, ऊंची उठी हुई भूमि और ऊपर से समतल, उसको क्या बोला जाता है, पठार बोला जाता है। अरावली पर्वतमाला के अंदर एक पठार है उड़िया पठार, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र और ऊपर से क्या है, समतल है, तो वहाँ पर माउंट आबू नगर बसा हुआ है। तो खूब सारी बातें हैं, आगे के अंदर और पढ़ेंगे। एक बार मोटी मोटी है जो ये जानकारी अपन को मिल गई है यहाँ पर। अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे आपके इस मरुस्थलीय के संबंध में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में कुछ शब्दावली है, कुछ शब्द होते हैं जैसे प्लाया, रन, ये जो टाट, ये ऐसे शब्द है, तल्ली, थल्ली, ऐसे खूब सारे शब्द है। तो एक शब्दावली अगली क्लास के अंदर थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद अपन करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके अंदर अपन उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको बढ़िया ढंग से रिवीजन करना है, रिवीजन के सिवा ये याद होगा नहीं, बार बार रिवीजन कीजिए।